आप सभी लोगों को शुभ अपराह्न, गुड आफ्टरनून। और एक बार बता दें, शुभ अपराह्न अगर आप लोगों तक पहुंच रही है मेरी, तो शुभ अपराह्न का मतलब हो गया आपका गुड आफ्टरनून। हिंदी की कक्षा है तो आपका अभिवादन भी मैंने हिंदी में ही करना उचित समझा। तो आप लोग बताएं अगर आप तक अभिवादन पहुंच रहा है तो जुड़ जाए जल्दी से सब लोग। लेकिन ये जो पेडागोजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पेडागोजी क्या होगी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पेडागोजी जो होगी आपकी वो क्या होगी, ये पेडागोजी आपकी जो होगी ये रिलेटेड होगी किससे, तो ये रिलेटेड होगी आपकी हिंदी भाषा। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो भी आपको काम आएगी आज जो क्लास होगी हमारी, या फिर अगर आप संस्कृत भाषा काम रखते हैं तो भी, या अगर मान लीजिए आप इंग्लिश रखते हैं अपनी लैंग्वेज ऑप्शन तब भी, ठीक, इनमें से कोई भी रखते हैं, या एनी अदर लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस, कोई भी दूसरी भाषा भी अगर आप चुनते हैं ना तब भी ये उतना ही उपयोगी होने जा रहा है जितना कि आपको एक भाषा में उपयोगी होगा। तो शुरू करें। विराट मनचंदा जी हैं यहाँ पे, साधना साक्या हैं, अमित ईश्वर हैं, और कौन है, आप ही लोग, पूजा सैनी हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ सारे लोग और शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट करो, बताओ कौन कौन है, ठीक है। तो भाषा के शिक्षण शास्त्र में हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक आज हमने लिया हुआ है, देखो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पे शुरू में हम क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे पूरे टॉपिक को, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अपना कंपैरिजंस करेंगे दोनों टर्म्स में, एंड देन आफ्टर वी विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस सो दैट कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हमने जो पढ़ा वो हमें समझ आया कि नहीं, और अगर हमें समझ आया तो उसकी उपयोगिता क्या है, क्या हम उस नॉलेज को ट्रांसफर कर पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इफ वी आर बीइंग एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ द पेडागोजी क्लास, today's class, in solving the real problems which has been asked in your examination, TET and CTET examination, then obviously the class is going to be beneficial, right? तो असेसमेंट भी हो जाएगा हमारा आपका दोनों लोग का आज, और साथ ही साथ हम इसको पढ़ भी लेंगे। टॉपिक क्या है, देखो टॉपिक होगा अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम, अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन, लैंग्वेज की जो एक्विजिशन होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम अधिगम का मतलब क्या होता है आप जानते हो सब लोग, लर्निंग। सो हम बात करेंगे आज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग का। अर्जन को हिंदी में और क्या कह दिया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है आपको, अधिग्रहण के नाम से। किस नाम से पूछ दिया जाता है, अधिग्रहण के नाम से। तो अर्जन भी कहते हैं इसको, और हम क्या कहते हैं, अधिग्रहण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, अर्जन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अधिग्रहण भी कहते हैं। तो एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज वॉट एवर यू आर गोइंग टू ऑप्ट। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की, अपने डिस्कशन की, और थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा ताकि क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे अराउंड बाद, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। इसको समझने का देखो एक तरीका यह है कि हम कंपेरिजन करते चलें, और हम सीधे सीधे जो है इसको एक तरफ लिख लेते हैं, क्या, भाषा का अर्जन। एक तरफ हम पॉइंट लिख लेते हैं, क्या, भाषा का अर्जन यानी कि एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं साथ ही साथ भाषा का अधिगम यानी कि लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। दोनों के पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी भी समझ आएगी, और दोनों के बीच का इंटर रिलेशन या अंतर संबंध क्या है वो भी समझ में हमें आएगा अच्छे से। तो देखिए भाषा का अर्जन पहले हम पढ़ रहे हैं। भाषा के अर्जन में देखते हैं क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि भाषा का जो अर्जन है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है, ये दरअसल एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में वो रहता है, उस वातावरण में जो भी भाषिक परिवेश मौजूद होता है, जो भी लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट उसको मिलता है, उसी लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका इमिटेशन करके जो वो सुनता है उसी चीज को बार बार क्या करता है, वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, और इमिटेट करके भाषा के कई सारे प्रयोग वो सीखने लगता है। मतलब कि शब्दावली भी सीखता है, मतलब कि वो सुनकर भाषा का अर्थ ग्रहण करने भी लग जाता है धीरे धीरे अनुमान लगाकर, और फिर उसी आधार पे वो भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्यों का प्रयोग भी करने लग जाता है, और एक जनरलाइजेशन करने लग जाता है कि भाई अगर उसने एक शब्द सुना पानी दो, तो अब आगे से वो पानी दो, दूध दो, चाय दो, है ना, चावल दो, दाल दो, इस तरीके से सारी चीजें बोलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सहज रूप से वो जनरलाइज करेगा लैंग्वेज के यूजेस को। वो लैंग्वेज के रूल सीख के लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा, बल्कि लैंग्वेज का यूज देखकर लैंग्वेज कैसे प्रयोग में आ रही है, भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है, इस चीज को समझता है पहले, और उसके हिसाब से उसके नियमों को क्या करता है, वो सामान्यीकरण कर लेता है, जनरलाइज कर लेता है, ग्रहण करने लग जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है, देखो कि भाषा का जो अर्जन है, भाषा का जो
अर्जन है, प्रीति कुमारी आपका स्वागत है कक्षा में, साधना साक्य जो पहले से है, और कौन है, हेमराज गुज्जर जी हैं, और बक्का जी हैं। बच्चे कम है, आप शेयर कर दो इसको जल्दी से, और स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में। ठीक, तो भाषा का अर्जन हो गया आपका। देखो तो इसमें हमने क्या बात की, सबसे पहली बात की कि ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा सीधे सीधे वातावरण से जुड़ा हुआ है, यानी सीधे वातावरण से प्रभावित है। इसमें सीधे सीधे प्रभाव किसका पड़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट का पड़ रहा है, यानी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। तो पहली बात क्या लिखी हमने इसमें, देखो समझी, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, सीधे सीधे वातावरण से प्रभावित है ये, यानी वातावरण जिस भाषा का होगा वो भाषा बच्चा क्या करेगा, अर्जित करेगा। और जैसे ही आप ये बात लिखते हो देखो कि एनवायरमेंट से ये प्रभावित है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे के एनवायरमेंट में जो भाषा होती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं, उसको हम बच्चे की मातृभाषा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उसको हम बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि जो एक्विजिशन होगा वो प्रायः किस भाषा में होगा, शुरुआत किस भाषा में होगी इसकी, तो इसकी भाषा की शुरुआत जनरली किस में होगी, देखो तो जनरली दिस प्रोसेस is applied in what, मदर टंग, यानी बच्चे की जो मातृभाषा है ना उसके अंदर ये जनरली अप्लाई होता है, यानी कि मातृभाषा में, सामान्यतः मातृभाषा के लिए उपयोगी या सामान्यतः मातृभाषा में लागू, सामान्यतः मातृभाषा के संदर्भ में लागू, यानी भाषा एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है चूंकि एनवायरनमेंट से प्रभावित है और एनवायरनमेंट की जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मातृभाषा के बारे में भाषा अर्जन जो है वो प्रभावी होगा, मातृभाषा के ऊपर ये लागू होगा सीधा सीधा, अन्य भाषा के ऊपर लागू नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा जो है बिहार के बेगूसराय में पैदा हुआ और बिहार के बेगूसराय में उसका लालन पालन हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, नर्चरिंग हो रही है, तो क्या बिहार के बेगूसराय में रहते हुए जहां पे कि भाई भोजपुरी भाषा बोली जा रही है ना, हिंदी भाषा बोली जा रही है, क्या वहां पे हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो जापानीज को एक्वायर कर लेगा? क्या हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंग्लिश एक्वायर कर लेगा या पंजाबी एक्वायर कर लेगा? वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज ऑल दीज लैंग्वेजेस आर अदर लैंग्वेजेस फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। द मदर टंग इज द भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली हिंदी एंड भोजपुरी लैंग्वेज विल बी एक्वायर्ड इजिली बाय द चाइल्ड। बच्चा क्या करेगा, अपने आप से क्या सीखेगा, अपने वातावरण से सुन सुनकर क्या सीखेगा, हिंदी या भोजपुरी सीख जाएगा, जो उसके माँ बाप बोल रहे होंगे, जो उसके दादा दादी बोल रहे होंगे, जो उसके नाना नानी बोल रहे होंगे, जो उसके आस पड़ोस के लोग बोल रहे होंगे, उसी चीज को वो एक्वायर करेगा। अदर लैंग्वेजेस के ऊपर ये डिपेंड, ये लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्या जरूरी है कि बच्चे की मातृभाषा एक ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी बच्चे की अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट के अंदर 2 या 3 भाषाएं हैं और तीनों ही भाषाएं बराबर बोली जाती हैं, तो वहां पे बच्चे का एक्विजिशन किस पे लागू होगा, उन तीनों भाषाओं पे लागू हो जाएगा। तो वी कैन नॉट से कि मदर टंग इज ओनली वन, देयर मे बी मोर देन वन लैंग्वेजेस विच आर मदर टंग। जैसे मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल मैं लूं, अब दिल्ली के तिलक नगर में कोई बच्चा रह रहा है, दिल्ली के मान लीजिए पंजाबी बाग में कोई बच्चा रह रहा है, तो जनकपुरी में कोई बच्चा रह रहा है, तो जनकपुरी में अगर वो रह रहा है तो उसके आसपास के अंदर क्या हो रहा है, हिंदी भी बोली जा रही है उतनी ही जितनी की पंजाबी बोली जा रही है। तो वहां पे बच्चे का जो लैंग्वेज का एनवायरमेंट है वो कैसा है, लिंग्विस्टिक एनवायरमेंट उसका 2 भाषाओं का है, पंजाबी भी है और हिंदी भी है, और हो सकता है अंग्रेजी भी हो। तो वहां पे बच्चा अपने आप से हिंदी भी सीख जाएगा और क्या सीख जाएगा, पंजाबी भी सीख जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया है, एक्विजिशन की प्रोसेस है, ये लागू होगी किस पे, ये होगी मातृभाषा पे लागू। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है क्या कि मातृभाषा जो है एक से अधिक भी हो सकती है। तो अगर मातृभाषा किसी बच्चे की एक से अधिक होगी तो उस केस में ये एक से अधिक भाषाओं पर लागू हो जाएगा। लेकिन हाँ ये अन्य भाषाओं पर लागू नहीं होगा। तो मातृभाषा क्या हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में एक से अधिक भाषाएं हैं तो एक से अधिक भाषाएं मातृभाषा हो जाएंगी। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, अगर मैंने बताया कि भाषा अर्जन जो है वो एक तो एनवायरनमेंट से प्रभावित है, और दूसरा क्या बताया आपको मैंने, दूसरा बताया कि मातृभाषा पे लागू होता है या मातृभाषाओं पे लागू होता है, एक से ज्यादा मातृभाषाएं भी हो सकती हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसी स्थिति में हमें एक चीज और पता चल गई यहाँ पे कि अगर एक से ज्यादा मातृभाषाएं होंगी लैंग्वेज के अंदर, बच्चे के एनवायरनमेंट के अंदर, लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां पे बच्चा क्या करेगा, वहां पे बच्चा जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा भाषाओं को भी अर्जित कर लेगा, एक से ज्यादा भाषाओं को भी क्या कर लेगा बच्चा, अर्जित कर लेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि जो एक्विजिशन है उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, इट इज एन ऑटोमेटिक
प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है देखो, ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि बच्चे को यहाँ पे कुछ विशेष नहीं करना है। क्या कोई बच्चा भाषा अर्जन करने के लिए, अपनी मातृभाषा सीखने के लिए ट्यूशन लेता है क्या? आप बताइए, क्या आप लोगों की जो भी मातृभाषा है, क्या उसको सीखने के लिए आपको ट्यूशन लेना पड़ा? क्या आपको स्पेशली डेली एक्सरसाइज करनी पड़ी, या आप सुनते सुनते सीख गए? अपने आस पड़ोस से बातचीत करते हुए, सुनते हुए, इंटरेक्शंस करते हुए अपने आप से सीख गए, या आपको उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े, कोई रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ी, कोई फॉर्मल लर्निंग या ट्रेनिंग लेनी पड़ी क्या आपको, या आप अपने आप से ही सीख गए थे? बताइए जल्दी से। इट इज गोइंग ऑन ई तैयारी, व्हाई? दिस इज डेफिनेटली गोइंग ऑन ई तैयारी। ओके, यहाँ पे कमेंट में आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि यह क्या है, स्वचालित है। बिल्कुल, राधे जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं करी, बिल्कुल ठीक बात है, कोई नहीं करता। मातृभाषा का जो मौखिक कौशल है वो अपने आप से ही हम लोग सीख लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? ऑटोमेटिक है, यानी यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। और साथ ही साथ हमको देखो ये भी समझ आना चाहिए कि स्वचालित प्रक्रिया होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि हमने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं मारा, हमने कोई इसके लिए अलग से प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, बहुत टेक्निकल कोई हमने इसके अंदर हार्डवर्क नहीं किया, फिर भी हम इसके भाषा को के प्रयोग को सीख गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल एंड नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल एंड सिंपल प्रोसेस। कई सारे क्वेश्चन देखो इस स्टेटमेंट के ऊपर बनते हैं। नेचुरल एंड सिंपल प्रोसेस के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक, यह क्या है, एक प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है ये? स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई बात समझ में? इट्स अ नेचुरल एंड सिंपल प्रोसेस। दैट्स ऑल्सो वी कैन से कि भाई जो भाषा का अर्जन है वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि ये आपका जो है सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, सहज प्रक्रिया है, ठीक है, और नेचुरल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक जो सीखा आपने कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में हमने बात की कि ये सीधे सीधे वातावरण से प्रभावित होता है, और वातावरण से प्रभावित होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये मातृभाषा पर लागू होता है। और मातृभाषा पर लागू होने के साथ साथ व्हाट वी कैन से कि मातृभाषा पर लागू होता है, और मातृभाषा अगर किसी की एक से अधिक है तो उस एक से अधिक मातृभाषा पर भी ये लागू हो सकता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो जो भाषा अर्जन है, इससे क्या हम सारे के सारे कौशल सीख जाएंगे या सिर्फ मौखिक कौशल सीखेंगे? इससे क्या हम सारे के सारे कौशल सीख जाएंगे या मौखिक कौशल ही सीखेंगे? अगर सपोज करिए कि आप भाषा सीखिए मत नियमों के आधार पे, आप किसी अध्यापक से, किसी टीचर से, किसी पाठ्य पुस्तक से, व्याकरण की पुस्तक को कंसल्ट किए बिना भाषा सीखिए मत, फिर भी भाषा के प्रयोग तो आप करेंगे, लेकिन क्या आप भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही प्रयोग करने लग जाएंगे या केवल और केवल मौखिक प्रयोग कर पाएंगे? क्या स्थिति होगी? अगर हम लैंग्वेज को लर्न नहीं करेंगे, केवल अक्वायर करेंगे, तो क्या अक्वायर करने मात्र से हम उसके लैंग्वेज के सारे स्किल्स में एफिशिएंट हो जाएंगे प्रॉपरली, या हम लिमिटेड एफिशिएंसी लेकर आ पाएंगे? ओनली ओरल स्किल्स में हम एफिशिएंट हो पाएंगे, रिटन स्किल्स में हमारी एफिशिएंसी रुक जाएगी, कम हो जाएगी। व्हाट कैन वी से? क्या सारे के सारे कौशल हम लिखना पढ़ना सब सीख जाएंगे बिना किताब के, बिना पुस्तक के, बिना नियमों का पालन किए, बिना अल्फाबेट देखे, सुन सुनकर खाली? जैसे हमारे देखिए बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, अब वो बोलते बात करते तो हैं, लेकिन क्या अंग्रेजी वो लिख भी लेते हैं? क्या अंग्रेजी में लिखा पढ़ भी लेते हैं वो? या क्या हिंदी में लिखा वो पढ़ लेते हैं, लिखा एक तरीके से लिख लेते हैं अपनी बातों को? वो आखिर अगर लिख ही लेते तो अंगूठा क्यों लगाना पड़ता किसी को? आप समझिए, हर व्यक्ति अक्वायर तो कर ही रहा है, लेकिन अंगूठा भी तो लगाते हैं कई सारे लोग अभी भी, जो बुजुर्ग है, पुराने जमाने के लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट एबल टू राइट एंड रीड, बट दे कैन स्पीक एंड दे कैन लिसन। यानी कि वो सुन रहे हैं, बातें सुनकर अपनी बात रख भी रहे हैं, कह भी पा रहे हैं, बट वो नहीं क्या कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं पठन और लेखन, यानी रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि जो रिटन स्किल्स है ना, उस पर लैंग्वेज एक्विजिशन काम नहीं करता ज्यादा, वो काम किस पे करता है? ओरल स्किल्स पे। तो हम क्या लिखेंगे? इससे भाषा के मौखिक कौशल, इससे क्या हो सकता है? देखो, भाषा के मौखिक कौशल सीखे जा सकते हैं, इससे भाषा के मौखिक कौशल सीखे जा सकते हैं। लेकिन रिटन स्किल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी। इसीलिए एक्विजिशन और लर्निंग दोनों की जरूरत पड़ती है हमें, केवल एक्विजिशन से हमारा काम नहीं चलता। तो देखो, इसको पॉइंट को इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये, संस्कृत में भी काम आएगा आपके, हर जगह
पेडागोजी में एक दो क्वेश्चन हर बार इससे आते हैं, एक्विजिशन और लर्निंग के कंपैरिजन से या डायरेक्ट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे। तो इससे भाषा के मौखिक कौशल सीखे जा सकते हैं, यानी कि ओरल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ओरल स्किल्स का मतलब लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, यानी कि श्रवण और भाषण। इसका मतलब क्या हो गया, श्रवण और भाषण। स्पीकिंग का मतलब हो गया भाषण और लिसनिंग का मतलब क्या हो गया, श्रवण। तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, LSRW का क्रम है तो उसी क्रम में लिख लेते हैं, है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना, ओरल स्किल्स कैन बी लर्नड थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, कैन बी लर्नड थ्रू दिस प्रोसेस। क्या सीखा जा सकता है इससे, ओरल स्किल्स सीखी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये इनफॉर्मल प्रोसेस होगा या फॉर्मल प्रोसेस होगा। क्या भाषा का जो अर्जन है इसके लिए कोई अनुशासन की जरूरत है? क्या बच्चे को उठ के बैठना पड़ेगा भाषा सीखने के लिए, या पालने में खेलते हुए, बिस्तर पर सोते हुए, हंसी मजाक करते हुए, रोते हुए, गाते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए, कहीं से भी सीखेगा ये भाषा? जब ये भाषा अपने वातावरण से सुन सुनकर सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको फॉर्मल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी या इनफॉर्मली अपने माता पिता परिवार के साथ वो सीख जाएगा? क्या करेगा बताइए? इट इज लर्न थ्रू वॉट? It is done in an informal environment। किसमें सीखा जाता है ये? इनफॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे ना कह के सीधा सीधा क्या कहते हैं, इट इज अ इनफॉर्मल प्रोसेस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इट्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है ये? देखो, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। और क्यों अनौपचारिक प्रक्रिया है ये भी बात कर लेते हैं। इसलिए है क्योंकि ये कहां से सीखी जाती है? यह परिवार तथा पड़ोस से सीखी जाती है। परिवार तथा पड़ोस से सीखी जाती है। आई बात समझ में? जो भाषा अर्जन है वो कहां से सीखी जाती है, कहां से अर्जित की जाती है, या भाषा अर्जित कहां से की जाती है? तो परिवार से और अपने आस पड़ोस के वातावरण से अर्जित की जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यह परिवार पड़ोस से अर्जित की जाती है। क्लियर हुआ? यानी इट इज अक्वायर्ड फ्रॉम, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, इट इज अक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली एंड नेबरहुड, या सोसाइटी लिख सकते हैं आप, फैमिली एंड नेबरहुड। परिवार तथा पड़ोस से अर्जित की जाती है भाषा, भाषा अर्जन के अंदर। अच्छा, एक और बात देखो, यहाँ पे ये जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वो किस पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन इमिटेशन एंड रिपीटिशन। किस पर बेस्ड है ये? इमिटेशन पर बेस्ड है, इमिटेशन एंड रिपीटिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यह किस पर आधारित है? देखो, अनुकरण पर आधारित है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बात क्या कर रहे हैं कि बच्चा दूसरों को बात करते हुए सुनता है और उसको वो क्या करता है, फॉलो अप करता है, उसका अनुकरण करता है और अनुकरण करके वो बोलना सीख जाता है। जैसे बच्चा सुनता है कि भाई माँ माँ, सब लोग मामा बोल रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करता है, माँ बोलने लग जाता है। बच्चा देखता है कि लोग दीदी बोल रहे हैं तो वो दीदी बोलने लग जाता है। वो सुनता है कि पप्पा बोल रहा है, बड़ा भाई पापा बोल रहा है, वो भी पापा बोलने लगता है। तो ऐसे कर करके वो भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। और अर्थ ग्रहण भी इसी तरीके से, यानी लिसनिंग भी और स्पीकिंग भी, दोनों ही कहीं ना कहीं वो इमिटेशन के थ्रू और गेसिंग के थ्रू सीखता है एटमॉस्फेयर से अपने। तो इनफॉर्मल प्रोसेस है, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, वो हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन, यहां पे लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन छूट गया, इट इज बेस्ड ऑन इमिटेशन एंड रिपीटिशन प्रोसेसेस, यानी कि अनुकरण तथा किस पर आधारित है? पुनरावृत्ति पर आधारित है। या किस पर आधारित है? अनुकरण तथा पुनरावृत्ति पर आधारित है। मतलब कि बच्चा अनुकरण करेगा और बार बार करेगा और इस तरीके से वो भाषा के कौशल क्या करेगा? सीखेगा। बात समझ आई? एक तो वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा और पुनरावृत्ति करेगा, यानी कि रिपीटिशन करेगा, बार बार करेगा एक्सरसाइज सेम, तो इससे करके वो भाषा क्या करेगा? सीखेगा। और एक और बात देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे हम क्या ये कह सकते हैं कि बच्चा पहले नियम सीख रहा है फिर प्रयोग कर रहा है, या हम ये कहेंगे कि बच्चा प्रयोग पहले कर रहा है और प्रयोग के आधार पर वो नियम क्या कर रहा है? गढ़ रहा है, या नियम वो एक तरीके से सामान्यीकरण कर रहा है नियमों का।
लेकिन प्रयोग से वो नियमों तक पहुंच रहा है। नियमों को सीख कर फिर प्रयोग भाषा का नहीं कर रहा। पहले बच्चा क्या कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी कि पहले वो सुन रहा है, सुनकर अर्थ ग्रहण कर रहा है, अर्थ का अनुमान लगा रहा है ना, और उसी तरीके से फिर वो धीरे धीरे उसको बोलना शुरू कर रहा है और एक वाक्य बोलना सीख गया, तो उसी नियम को फॉलो करके वो दूसरी बातें भी उसको जो कहनी है अपने लोगों से, अपने बड़ों से, उसको कहने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वही धीरे धीरे उसके लिए क्या बन जा रहा है, नियम बन जा रहा है, सामान्यीकरण वो कर ले रहा है, जनरलाइजेशन कर ले रहा है। तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे क्या हम रूल बेस्ड यूजेस की बात कर रहे हैं या यूज बेस्ड रूल्स की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। एक्विजिशन के अंदर क्या लैंग्वेज इज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन यूजेस कम्स, और द यूजेस कम्स फर्स्ट एंड देन द रूल्स आर डेवलप्ड, नेचुरली डेवलप्ड? क्या सही होगा आंसर? बात समझ आई? क्या होगा इसमें आंसर, बताइए जल्दी से आप लोग। यूज बेस्ड रूल्स होगा या रूल बेस्ड यूजेस होंगे? एक्विजिशन में पूछ रहा हूं मैं, और जब लर्निंग में जाएंगे तो लर्निंग में उल्टा हो जाएगा। एक्विजिशन में लास्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे यूज बेस्ड रूल्स होंगे या रूल बेस्ड यूजेस होंगे, क्या होगा? यूज विल कम फर्स्ट ऑब्वियसली, यस पूजा, पूजा सैनी इज सेइंग कि यूज पहले आएगा। आशीष कुमार कह रहे हैं यूजेस पहले आएंगे, यूजेस पहले आएंगे, हेमराज भी बता रहे हैं, एकदम ठीक बात कह रहे हो आप लोग। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि यूज बेस्ड रूल्स विल बी देयर, यानी कि पहले बच्चा या हम आप क्या करते हैं एनवायरमेंट में अपने, जब छोटा बच्चा होता है तो पहले दिन स्कूल थोड़ी चला जाता है नियम सीखने के लिए, पहले दिन वो भाषा की पुस्तिका थोड़ी खरीद लेता है कि चलो भाई अल्फाबेट सीखते हैं ना, पहले वो नियम नहीं सीखता, पहले वो क्या करता है, पहले वो प्रयोग सुनता है, कैसे प्रयोग हो रहा है भाषा में, शुद्ध हो रहा है तो शुद्ध सीखेगा, अशुद्ध हो रहा होगा तो अशुद्ध सीखेगा, लेकिन सीखेगा कैसे, प्रयोग से, और प्रयोग से सीखकर उसी को अपना जनरल नियम बना लेगा। तो आपने क्या लिखा, देखो आपने लिखा यूज ऑफ लैंग्वेज इज फर्स्ट एंड देन रूल्स आर सेल्फ डेवलप्ड, यानी भाषा के प्रयोग पहले आते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, आप हिंदी में लिख लीजिए, भाषा के प्रयोग के आधार पर नियमों का स्वतः विकास होता है, नियमों का स्वतः विकास या स्वयं किया जाता है, नियमों का स्वतः विकास होता है। क्लियर हुआ? तो क्या कहेंगे हम लोग, भाषा के प्रयोग के आधार पर नियमों का स्वतः विकास होता है। तो पहले क्या होगा, भाषा का प्रयोग आएगा और उसके हिसाब से फिर क्या होंगे, नियम विकसित होंगे। तो एक बार को जल्दी से समराइज कर लेते हैं हम लोग अभी एक्विजिशन को जो हमने पढ़ा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है अब बात करेंगे किसकी, लर्निंग की, राइट, लर्निंग की फिर हम बात करेंगे। एक्विजिशन को हम समराइज कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या क्या बातें करी, एक बार जल्दी से रिपीट कर रहे हैं इसको हम लोग, जो बाद में बच्चे जुड़े होंगे उनके लिए, ताकि लर्निंग जब हम पढ़ें तो हम आराम से कंपेयर कर सके उस प्रोसेस को पूरे। आई बात समझ में सबको? तो सबसे पहली बात हमने क्या की, देखो कि ये एनवायरमेंट से प्रभावित है, यानी कि सीधे सीधे परिवेश से हमारे प्रभावित है, एनवायरमेंट से प्रभावित है, परिवेश से आता है ये। इसी आधार पर हमने दूसरी बात क्या की कि देखो ये हमारी मदर टंग पे बेस्ड है, यानी मदर टंग के ऊपर लागू होता है, मातृभाषा के ऊपर लागू होता है। मदर टंग या मदर टंग्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी मातृभाषा या मातृभाषाएं। किसी बच्चे की एक ही मातृभाषा है तो एक ही पे लागू होगा, और अगर ज्यादा है तो हम ज्यादा पे भी इसको लागू होता देख पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके माँ बाप हो सकता है, जैसे आप देखो कि भाई माँ बाप उसके साउथ इंडिया, माँ बाप में से एक व्यक्ति जो है साउथ इंडिया से है, तमिल कोई है, मान लीजिए माँ तमिल है और पिताजी जो है वो पंजाबी हैं, जैसा कि आपने हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर में देखा होगा, ठीक। तो अगर ऐसे घर का बच्चा होगा तो भाई उसके नाना नानी, उसकी माँ के सगे संबंधी सब लोग किस में बात करेंगे, तमिल में करेंगे। जबकि पिताजी और चाचा जी, चाची जी, दादाजी, दादी जी, जो पिताजी का परिवार होगा पूरा, वो किस में बात कर रहा होगा, पंजाबी में कर रहा होगा। तो उस परिवार का बच्चा ऑटोमेटिकली दो दो मातृभाषाएं लेकर पैदा होगा, उसके एनवायरमेंट में दो दो भाषाएं होंगी, एक तरफ पंजाबी भी होगी, एक तरफ क्या होगा, तमिल भी होगी। तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक मातृभाषाएं भी हो सकती हैं। और इसी आधार पर फिर हमने तीसरी बात देखो क्या करी, तीसरी बात हमने करी कि भाई मदर टंग पे लागू होता है। इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं एक नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, ऑटोमेटिक प्रोसेस मानेंगे, यानी कि स्वचालित मानेंगे इसको हम लोग। और साथ ही साथ क्या मानेंगे, इसको हम नेचुरल प्रोसेस मानेंगे। नेचुरल यानी स्वाभाविक, नेचुरल एंड सिंपल कह सकते हैं आप इसको, कि स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे और सरल प्रक्रिया मानेंगे, स्वाभाविक व सरल प्रक्रिया मानेंगे इसको। इसके साथ साथ हमने क्या बात की, देखो
इसको हम इनफॉर्मल भी मानेंगे, यानी कि अनौपचारिक प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि किसी नियम की जरूरत नहीं है, किसी पूर्व शर्त की जरूरत नहीं है, किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इनफॉर्मल प्रोसेस के रूप में भी देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में है। ये बातें हमने करी। इसके साथ साथ देखो हमने क्या बात करी, हमने कहा कि भाई ये केवल और केवल ज्यादातर किस पे प्रभावित होगी, किसको प्रभावित करेगी, ये प्रभावित करेगी हमारे एक तरीके से मौखिक कौशलों पर, यानी ओरल जो स्किल्स हैं, जिसमें कि आपको पता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग आती है, तो ये मौखिक कौशल जो है हमारे श्रवण और भाषण, उन्हीं को ज्यादा प्रभावित करेगी। जबकि लिखित कौशल सीखने के लिए हमें नियमों पर जाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं अधिगम करना पड़ेगा। तो मौखिक कौशलों पर लागू होती है। इसके बाद हमने क्या बात करी, देखो ये हमारे परिवार और पड़ोस से लागू होती है, या हमारे परिवार और पड़ोस से सीखी जाती है। तो फैमिली एंड नेबरहुड से ही हमारा क्या बनता है, एनवायरमेंट बनता है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया हमने, फैमिली एंड नेबरहुड का ज्यादा प्रभाव रहेगा इसके अंदर, ये भी हमने बात की। यानी कि परिवार और पड़ोस की भूमिका रहेगी इसके अंदर ज्यादा, परिवार तथा पड़ोस की भूमिका। क्लियर हुआ। इसके बाद हमने क्या बात की, देखो यहाँ पे हमने बात की कि इमिटेशन और रिपीटिशन पर बेस्ड है। ठीक है, इमिटेशन और रिपीटिशन यानी कि अनुकरण पर आधारित है और पुनरावृत्ति पर आधारित है। इमिटेशन एंड रिपीटिशन, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन में आसान हो जाएगा, छोटे में आ गया है ना। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेटमेंट वाइज, अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, ब्रीफ में लिख रहा हूं। तो इमिटेशन एंड रिपीटिशन यानी क्या हो गया, देखो अनुकरण पर आधारित है, और जितने भी व्यवहारवादी विचारक हैं, चिंतक हैं, वो ये मानते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है, इमिटेशन के थ्रू सीखी जाती है। तो अगर स्किनर की बात की जाएगी तो स्किनर क्या मानते हैं, स्किनर यही मानते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा सीखी जाती है आपके इमिटेशन से। जबकि वाइगोस्की मानते हैं कि इंटरैक्शन से सीखी जाती है, सोशल इंटरैक्शन से। और चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है, और ये एलएडी के माध्यम से हम सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से। तो वो हम कभी और पढ़ेंगे, भाषा के ऊपर जो सिद्धांत हैं अलग अलग, है ना। नेटिविस्ट अप्रोच है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, और इंटरैक्शनिस्ट या कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो तीनों हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि भाई स्किनर जो है वो क्या मानते हैं, भाषा कैसे सीखते हैं हम लोग, अनुकरण से सीखते हैं। और स्किनर का मतलब क्या हो गया कि व्यवहारवादी। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्यवहारवादी कैसे क्या मानते हैं, तब भी हम कहेंगे इमिटेशन। और अगर पूछेगा स्किनर कैसा मानते हैं भाषा सीखने को लेकर, तो वो भी हम कहेंगे इमिटेशन, है ना, या भाषा के अर्जन को लेकर। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो इसमें प्रयोग के आधार पर नियमों की बात होगी, नियमों के आधार पर प्रयोग की बात नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रूल यूजेज फर्स्ट देन रूल्स। और रूल्स भी यहाँ पे क्या है, खुद से बनाए जा रहे हैं ना, यानी कि प्रयोग आधारित नियम यहाँ पे बनाए जाते हैं। प्रयोग आधारित नियम है, नियम आधारित प्रयोग नहीं है। क्लियर हुआ। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिर हम आते हैं सीधे सीधे लैंग्वेज की लर्निंग के ऊपर, उस पर बात करेंगे। ठीक है, हम इसके बाद किस पे बात करेंगे, लैंग्वेज की लर्निंग पे, और कंपेयर करेंगे दोनों को। एंड देन आफ्टर हम इनके बीच के इंटर रिलेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो एक बार को जल्दी से, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखो इसी से कंपेयर करेंगे तो लर्निंग में हमें बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसको हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया डिटेल में, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझना, और हमको बहुत डिटेल्ड उसके लिए स्टेटमेंट लिखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो समझ लेंगे पॉइंट से ही। देखो ये एनवायरमेंट से प्रभावित है, तो क्या ये एनवायरमेंट से प्रभावित है या नहीं है, ये भी एनवायरमेंट से प्रभावित है। लेकिन यहाँ पे जो एनवायरमेंट का एक तरीके से हम बोले कि प्रभाव है, क्या वो भी डायरेक्ट है या यहाँ पे फिल्टर्ड इफेक्ट आएगा। जब आप स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर भाषा सीखेंगे, तो क्या वहां पे भी वातावरण आपको प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रभावित कर देगा, यानी गलत सही सब सीखते जाएंगे वातावरण से, या वहां पे फिल्टर्ड इंपैक्ट होगा, वहां पे क्या एडजस्टेड इंपैक्ट होगा, फिल्टर्ड इंपैक्ट होगा, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस भी इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, एक्विजिशन की तरह डायरेक्ट होगा, क्या होगा। आपका आंसर चाहिए मुझे। अब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा बुद्धिजीविता लेके आओ, थोड़ा सा कॉग्निटिव अपना अप्रोच जो है उसको चालू कर दो, इस्तेमाल करो बुद्धि को, और आप आंसर करो। रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई मेरे से होती नहीं है, मैं पढ़ा नहीं सकता, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा आपको, और आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पे भी हमने कहा कि परिवेश का प्रभाव है, तो क्या हम ये कहेंगे कि लर्निंग में परिवेश का प्रभाव है ही नहीं, है तो है ही। ऐसा तो कह नहीं सकते कि एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करेगा लर्निंग को। लेकिन क्या जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट का, जैसे माँ बाप की जो भाषा है वो हमारे ऊपर जब आ रही है तो डायरेक्ट आ रही है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगाने वाला है। लेकिन जब हम विद्यालय में जाएंगे तब भी क्या ब्रेक नहीं लगेगा, तब भी क्या उसमें फिल्ट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी। अगर घर पे गाली गलौज का माहौल है तो क्या विद्यालय में भी जाके हम गाली गलौज करेंगे तो क्या टीचर हमें रोकेगा कि नहीं रोकेगा, वहां पे मॉडरेटर होगा या नहीं होगा, फिल्टर्ड होगा, ऑब्वियसली इंपैक्ट
पूजा, हेमराज, समझ रहे हो आप लोग इस पॉइंट को? आई बात समझ में सबको? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जब हम लर्निंग में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करेगा लर्निंग को, करेगा, लेकिन एनवायरनमेंट का जो एक तरीके से इफेक्ट होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, या हम बोलेंगे कि मॉडिफाइड इंपैक्ट होगा, ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहना? हम कहेंगे कि भाई एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होगा, एनवायरनमेंट, या ऐसे लिखिए आप इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट या मॉडिफाइड इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लीजिए, मॉडिफाइड इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम क्या बोलेंगे? देखो, मॉडिफाइड इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होगा, यानी कि वातावरण का या परिवेश का कैसा प्रभाव होगा? परिवेश का एक तरीके से हम बोलेंगे कि भाई संतुलित प्रभाव होगा, संतुलित या बैलेंस्ड लिख सकते हैं इसको, है ना, संतुलित प्रभाव होगा, यानी पॉजिटिव्स को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, जो नेगेटिव्स होंगे एनवायरनमेंट के उसको ठीक करने की कोशिश, हटाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एनवायरनमेंट का सीधे सीधे इंपैक्ट नहीं आएगा, उसमें फिल्ट्रेशन आ जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ हम चीजें जो काम की नहीं होंगी उसको हटाएंगे, जो अच्छी आदतें होंगी भाषा की उसको प्रवोक करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अशुद्ध प्रयोग होंगे भाषा के, जो अनुचित प्रयोग होंगे भाषा के, उनको यहाँ पे दूर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी बच्चा बाहर से सीख के भले गलत चीज आएगा, लेकिन विद्यालय में उसको क्या किया जाएगा? करेक्ट किया जाएगा, लर्निंग के अंदर बुक के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से उसको मॉडिफाई किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा। तो हम कहेंगे परिवेश का संतुलित या संवर्धित प्रभाव आएगा, है ना। संवर्धित का मतलब क्या होता है? संवर्धित का मतलब होता है आपका एक तरीके से मॉडिफाइड, है ना, संवर्धित, संवर्धित एक तरीके से प्रभाव आएगा या संतुलित प्रभाव आएगा। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं हम लोग? अब जैसे यहां पे हमने लिखा कि भाई खाली मदर टंग पे लागू होता है, अब लर्निंग किस पे लागू होगा? मदर टंग पे लागू होगा या अदर लैंग्वेजेस पे भी लागू होगा या दोनों पे लागू होगा? इसका क्या जवाब आएगा आपका? जब हम विद्यालय में सीखने जाएंगे तो क्या हम अपनी मातृभाषा नहीं सीखेंगे या सीखेंगे, या केवल मातृभाषा सीख पाएंगे या अदर लैंग्वेज भी सीख जाएंगे? अगर हम लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं कोई भी भाषा, तो क्या हमारा लिमिटेशन है कि हम केवल मदर टंग सीखेंगे, या हम मदर टंग के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं? कैन वी लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, और इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू ओनली मदर टंग, द लर्निंग प्रोसेस? What you say? If you are going to make special efforts for to learn a particular language, then again is it limited to mother tongue? If the case is similar to the acquisition, or it is different here? It will be applied on both. Yes, Ashish, definitely. तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो लागू होगी प्रक्रिया, वो किस पर लागू होगी? ये हमारी मदर टंग पे भी लागू होगी, यानी अप्लाइड ऑन बोथ, अप्लाइड ऑन मदर टंग या मदर टंग्स, एक है तो एक पर और ज्यादा है तो ज्यादा पर, ठीक है, अप्लाइड ऑन मदर टंग और मदर टंग्स, एज वेल एज, ऐसे लिखेंगे, एज वेल एज अदर लैंग्वेजेज, दूसरी भाषाओं पर भी ये उतना ही बराबर लागू होगा। यानी मातृभाषा या भाषाओं, मातृभाषा या भाषाओं तथा अन्य भाषाओं पर भी लागू, तो ये दोनों पर ही लागू होगा, ये केवल और केवल मातृभाषा पे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने वातावरण से अपने आप तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते थे अगर हमारी भाषा एनवायरनमेंट के अंदर अंग्रेजी नहीं थी तो, लेकिन जब हम विद्यालय में जाएंगे तो हम अंग्रेजी भी सीख जाएंगे और हिंदी भी हम और सीखेंगे, क्योंकि अपने वातावरण से हिंदी में हमने क्या सीखा हुआ है? हमने हिंदी में भाषण सीखा हुआ है, श्रवण सीखा हुआ है, लेकिन पठन और लिखन तो अभी भी बाकी है, तो पठन और लिखन हम सीखेंगे। प्लस भाषण और श्रवण में भी हमने 100% एफिशिएंसी तो अचीव की नहीं है, उसमें भी लिमिटेशंस होंगी, कमियां होंगी, उनको इंप्रूव किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। तो चारों ही स्किल्स पे काम होगा हमारी एक तरीके से मदर टंग पे भी और अदर लैंग्वेजेस पे भी, और देयर इज नो लिमिटेशन। एक व्यक्ति चाहे तो 20 भाषाएं भी सीख सकता है, चाहे तो 40 भाषाएं भी सीख सकता है, ये उसके द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगा और उस कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी चीजें वो सीखना चाहता है, उस पर निर्भर करेगा। तो लर्निंग के अंदर देयर इज नो लिमिटेशन, एनीबडी कैन लर्न फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, आप जो मर्जी सीख सकते हो ना, इंग्लिश। तो बहुत बच्चे देखो क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं जब तो वो जर्मन भी सीख रहे हैं, आज के डेट में जापानीज भी सीख रहे हैं, तमिल भी सीख रहे हैं, तेलुगु भी सीख सकते हैं, कश्मीरी भी सीख सकते हैं, राइट। तो वहां पे कोई भी एक तरीके से लिमिटेशन नहीं है, किसमें? लर्निंग में। हम लर्निंग में मातृभाषाएं भी सीख सकते हैं अपनी और बेहतर कर सकते हैं उसको, उसके अंदर रिटन स्किल्स सीखेंगे, ओरल स्किल्स को और बढ़िया करेंगे, और अदर लैंग्वेजेस में हम बेसिक से लेके सारी स्किल्स को सीखेंगे। क्लियर हुआ? बस ये ध्यान रखना है। तीसरी बात अगर हम करें तो ये दो बातों में हमने कंपेयर किया। तीसरी बात क्या है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस थी, नेचुरल प्रोसेस थी, इनफॉर्मल प्रोसेस थी। क्या लर्निंग भी इसी तरीके से ऑटोमेटिक होगी या आपको एफर्ट करना पड़ेगा लर्निंग के लिए?
हमने पढ़ा है लर्निंग के बारे में। लर्निंग दो तरीके से होती है, तो एक्सपीरियंस के थ्रू होती है कि हमें एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, हमें अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं, एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, और या तो फिर अनुभव इकट्ठे करने पड़ते हैं इस तरीके से, और या तो फिर क्या करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, ट्रायल एरर करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। ये दोनों ही चीजें ऑटोमेटिक मानी जाएंगी या डिलिबरेट एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें हमारी? हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे जानबूझकर या अपने आप से हो जाएगा, ये बताइए। डू वी नीड टू मेक एफर्ट्स इन दैट और नॉट? लर्निंग में हमें प्रयास की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफर्ट इज नीडेड। पहली बात तो क्या हो जाएगा, एफर्टफुल प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं प्रयत्नपूर्ण प्रक्रिया है। आई बात समझ में? आंसर आपके नहीं आ रहा है, प्रयत्नपूर्ण प्रक्रिया है या नहीं है, मैं यही पूछ रहा हूं। लर्निंग क्या ये भी अपने आप से हो जाएगी? विल हैव टू मेक एफर्ट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, हमें नियम याद रखने पड़ेंगे, हमें वाक्य बनाने पड़ेंगे, शब्द भंडार याद करने पड़ेंगे, उनके अर्थ समझने पड़ेंगे, पर्यायवाची विलोम जानना पड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रयत्नपूर्ण हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, इसकी तुलना में ये सिंपल प्रोसेस थी, इसकी तुलना में ये जटिल हो जाएगी कि नहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे करेक्शंस हैं, यहाँ पे करेक्शंस है नहीं। जिस काम में करेक्शंस होंगे, जिस काम में आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप सही प्रयोग करिए, शुद्ध प्रयोग करिए, वो जटिल काम होगा तुलनात्मक रूप से या नहीं होगा, ये बता दीजिए। और एक काम है जिसमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, भाई जो आ रहा है उतना सीख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तुम भी बोलने लग जाओ, हमारे आसपास में जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही तुम भी बन जाओ। वो आसान है या ये आसान है कि भाई हमारा एक गोल सेट है और उस गोल को हमें अचीव करना है? व्हाट इज द डिफिकल्ट टास्क, व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज डिफिकल्ट इन दैट केस? ये क्या है, सरल है। इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगी, जटिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी, मानकीकरण आ जाएगा, हमें मानक भाषा सीखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है आपको ये? तो ये क्या हो जाएगा, देखो कंपैरेटिवली हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि वैसे टफ है, हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक रूप से जटिल है। तुलनात्मक रूप से जटिल बोलने से क्या हो जाएगा कि हम तुलना कर रहे हैं किससे, एक्विजिशन से। वैसे जटिल नहीं है लर्निंग, हम ये नहीं करें कि लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाट वी आर सेइंग दैट लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन में देयर इज नो फिल्ट्रेशन, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, देयर इज नो वन हु इज कैन से finding out your error, but in learning you will be restricted, you will be interfered, you will be intervened, right? आपको बार बार इसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट प्रोसेस माना जाएगा। और एक बात देखो, इसमें हमने तुलना कर लिया, इस पे तुलना कर लिया, अब इसमें नेचुरल प्रोसेस तो रह नहीं जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रयत्नपूर्ण हो जाएगा, वो हमने पहले ही लिख लिया। और औपचारिक हो जाएगा या अनौपचारिक ही रहेगा? क्या ये फॉर्मल होगा या नहीं होगा? ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। इसमें चीजें क्या बना रही हैं, इसको फॉर्मली तो बना रही हैं, रूल बेस्ड हो गया, एफर्ट चाहिए होगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी लर्निंग के टाइम पे, तो अटेंटिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, जैसे आप अभी एक्टिव होके रिस्पॉन्सेज दे रहे हो। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। करंट अफेयर्स का शेड्यूल सुमन आज शायद होगा, नहीं पता नहीं, आज नहीं होगा वो, आज के दिन ऑफ है, वो वीकली 4 दिन का करंट अफेयर्स का शेड्यूल है आपका। आज उसकी जगह पे जीके है, आज उसमें जीके की क्लास होगी आपकी F16 में। जो फास्ट 16 आपका शो है वो आपका कितने बजे से होता है? फास्ट 16 का जो शो है आपका दैट इज 6 PM, राइट? तो आज उसमें जीके की क्लास है। आज मिग जो है नहीं उड़ेगा, आज F16 उड़ाएंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज फास्ट 16 जीके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगी, फॉर्मल यानी कि औपचारिक प्रक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने कंपेयर कर लिया आसानी से, लर्निंग क्या औपचारिक है जबकि एक्विजिशन क्या है, अनौपचारिक है। ठीक, यहां भी हमारा कंपैरिजन हो गया। अब देखो, हमने एक्विजिशन में कहा कि भाई ये ओरल स्किल्स पे लागू होगा, ये किस पे लागू होगा, जल्दी से बताइए, लर्निंग लागू होगा रिटन स्किल्स पे, ओरल स्किल्स पे, या ओरल एंड रिटन दोनों पे अप्लाइड होगा? किस पर अप्लाइड होगा? देखो आराम से कंपेयर कर, उसको ब्रीफ कर दिया था दोबारा से ताकि आप देख सको और देखकर समझ सको, कंपैरेटिव स्टडी कर सको, इसलिए मैंने इसको दोबारा से फिर से क्या किया था, इसको ब्रीफ कर दिया था आपके लिए। तो आपको ये समझना क्या हो जाएगा, आसान। अप्लाइड है, क्या बोलेंगे ये, ऑन बोथ, इस पे ओरल एंड रिटन, ओरल एंड रिटन यानी कि दोनों पे ही लागू होगा, ये लिखित दोनों कौशलों पर लागू होगा। हम क्या बोलेंगे, मौखिक व लिखित दोनों कौशलों पर लागू
लागू होगा और किस पर लागू होगा, लिखित पर भी लागू होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए कि भाई मौखिक जो कौशल है, भाषण और श्रवण, ऐसा तो होगा नहीं कि हमने एक्विजिशन में सीख लिया तो अब यहाँ नहीं सीखेंगे। लर्निंग में हमें और सीखना पड़ेगा, और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, और शब्द भंडार बढ़ाने पड़ेंगे। जो वहां अशुद्धि होगी उस अशुद्धि को यहाँ पे दूर करके हमें ज्यादा शुद्ध बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हमें कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि भाई वी विल हैव टू मेक एफर्ट्स ऑन बोथ। हम यहाँ पे लर्निंग जब करेंगे तो लर्निंग में हम उसका एक्विजिशन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं क्या कि हम ओरल स्किल्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पे रिटन स्किल्स को भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब क्या रह गया देखो डिस्कस करने को। अब यहाँ पे हो गया आपका फैमिली और नेबरहुड से हम सीख रहे हैं। यहाँ पे हम फैमिली नेबरहुड से सीखते सीखते क्या करेंगे, पुस्तकों का भी प्रयोग करेंगे, मानक चीजों का प्रयोग करेंगे, है ना, कक्षा कार्यक्रम का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं बोर्ड को अपने और कुछ चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कह सकते हैं कि हम इसमें कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि भाई यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट क्या था, देखो यूज फर्स्ट देन रूल्स था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी भी क्या हम इस्तेमाल करते रहेंगे ऐसे ही, या पहले हम नियमों के आधार पर, बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हो भाषा आप, तो आप उसको नियमों से शुरू करते हो कि नहीं करते हो? अल्फाबेट सिखाते हो, पहले सही उच्चारण सिखाते हो, सही वर्तनी सिखाते हो, फिर उसको धीरे 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 आप रीडिंग सिखाते हो और राइटिंग सिखाते हो, और रीडिंग राइटिंग सीखते सीखते उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, जो भाषण है, वो भी शुद्ध होता चला जाएगा, और धीरे धीरे वो क्रिएटिव थॉट्स या ओरिजिनल थॉट्स को भी अपने एक्सप्रेस करने लायक होने लग जाएगा। यानी कि उसके अंदर सृजनात्मक भाषण की क्षमता आएगी, उसके अंदर कहने की मौलिक भाषण की क्षमता आएगी, है ना, एक्सटेम्पोर होता चला जाएगा वो एक तरीके से। उसके अंदर जो है जो आसु भाषण है वो भी आता चला जाएगा, सुनकर समझने की क्षमताओं में विस्तार होता चला जाएगा, लिसनिंग स्किल्स उसकी इनहांस होती चली जाएगी, इंप्रूव होती चली जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नियम आधारित प्रयोग की बात की जाएगी। यहाँ पे किसके आधार पर प्रयोग की बात की जाएगी, भाषा के नियम आधारित प्रयोग की बात की जाएगी, यानी रूल बेस्ड यूजेज हो जाएंगे, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल बेस्ड यूजेज हो जाएंगे, और इसी आधार पर हम कह देंगे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन को फोकस किया जाएगा। यहाँ पे किसको फोकस किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन को फोकस किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई जब हम हिंदी सीखने जाएंगे तो अपने हिसाब से हिंदी सीखेंगे, कि मैं भोजपुरी जानता हूं तो मैं भोजपुरी वाली हिंदी सीख लूंगा, आप ब्रज वाली हिंदी सीखोगे, कोई अवधी वाली सीखेगा, कोई हरियाणवी सीखेगा, कोई राजस्थानी हिंदी सीखेगा, ऐसा नहीं होगा। जो मानक भाषा है हिंदी की, अगर खड़ी बोली को मानक हिंदी माना गया है तो हम खड़ी बोली के हिसाब से ही नियम सीखेंगे, खड़ी बोली के हिसाब से उच्चारण करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। जबकि एक्विजिशन में क्या था, जो भी हमारी स्थानीय बोली थी, जो हमारा डायलेक्ट था, हम कहीं ना कहीं अपने डायलेक्ट को सीख रहे थे, हम अपने लोकल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सीख रहे थे। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानकीकरण पर फोकस होगा। जो मानक भाषा है उस मानक भाषा को सीखने पर बल होगा। सारी भाषाएं नहीं सीखी जाएंगी, जो मानक भाषा है उसको सीखने पर बल होगा। और मानक भाषा का क्या मतलब हो गया, मानक भाषा का क्या मतलब हो गया, देखो उदाहरण के लिए खाली मैं लिख रहा हूं, मानक भाषा का मतलब क्या हो गया, देखो हिंदी, जैसे हिंदी है, हिंदी में मानक भाषा क्या है, खड़ी बोली। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई खड़ी बोली जैसे हिंदी में मानक भाषा बनाई गई, तो हम खड़ी बोली वाले नियमों को सीखेंगे। हम कोई भी हिंदी का जो उपभाषा है या उसकी बोलियां हैं उसको नहीं सीखेंगे कक्षा के अंदर। कक्षा में हम क्या सीखेंगे, खड़ी बोली हिंदी सीखेंगे, क्योंकि वही मानक रूप हिंदी का है। तो जो निश्चित नियम विकसित किए गए हैं, जो निश्चित संकेत विकसित किए गए हैं लिपि के अंदर, जो लिपि का मानकीकरण है, मतलब कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है ना, उसके आधार पर भाषा सीखी जाएगी। ये सारी बातें हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट्स आपको सारे? अब अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए देखो, तो एक बात तो समझ आ गई कि दोनों क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इन दोनों में क्या है, अंतर है। ये सारे क्या है, अंतर के बिंदु हैं। ये क्या है, दो सारे के सारे अंतर के बिंदु हैं। लेकिन अंतर के बाद अब देखो अगला हम एक टॉपिक कर लेते हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं बार बार इसी से रिलेटेड। इनके बीच का संबंध कैसा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर? क्या हम ये कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा कहेंगे क्या हम लोग, बताइए? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम एक दूसरे के विरोधी हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इज दैट ट्रू? क्या कहना चाहिए हमें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम एक दूसरे के विरोधी हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर इनके बीच के देखो इंटर रिलेशन की बात करें हम, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम, ठीक, यानी कि एक्विजिशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है
कि ये दोनों चीजें जो हैं आपस में विरोधी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, देखो समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि भाषा अर्जन अगर यहाँ है, मान लीजिए लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ पे है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या करेगी, ये देखो ये क्या करेगी, हमारी जो अधिगम की अधिगम है, लर्निंग है जो लैंग्वेज की, भाषा का जो अधिगम है, इसको क्या करेगी, आसान बनाएगी। जैसे हिंदी, जब आप विद्यालय में जाते हो, मान लो हिंदी भाषी है हम लोग और हिंदी जानते हैं पहले से, और जब हम स्कूल में जाते हैं और अंग्रेजी हिंदी की क्लास लगती है तो हमें समझने में आसानी होती है नहीं होती है। अगर मान लो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम स्कूल में जाने के बाद हिंदी सीखने बैठते हैं तो हमें आसान लगती है, हिंदी सीखना आसान लगता है या नहीं लगता है, ये बताओ। और वहीं पे अगर हम हिंदी भाषी हैं और हम अंग्रेजी की कक्षा में बैठते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में आ रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, किताब पढ़ने में नहीं आ रही, उसका अर्थ समझ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज अगर हमने एक्वायर किया हुआ है पहले से, तो वो हमें किसमें मदद करेगा, वो हमें मदद करेगा भाषा अधिगम को इजी बनाएगा, भाषा अधिगम को क्या कर देगा, वो आसान बना देगा। और अगर हम मान लीजिए भाषा अधिगम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी अब हमने स्कूल में जाकर सीखना शुरू कर दिया, पहले हम घर परिवार में अंग्रेजी के अखबार देखते थे, कुछ समझ नहीं आता था, हमें न्यूज चैनल देखकर कुछ समझ नहीं आता था, हमें इंग्लिश के गाने समझ नहीं आते थे, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, ठीक, हम इंग्लिश की मूवीज देख नहीं पाते थे, न्यूज चैनल समझ नहीं पाते थे, तो मुश्किल होती थी, यानी कि एक्विजिशन हम इंग्लिश का नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें आती नहीं थी, हमारे एनवायरमेंट की थी नहीं। अब चूंकि विद्यालय में हमने एडमिशन ले लिया, अब हम स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं, और वहां पे इंग्लिश की क्लास भी लग रही है, तो जब इंग्लिश की क्लास लगेगी, धीरे धीरे हमें इंग्लिश के टर्म्स पता चलेंगे, उसकी मीनिंग पता चलेगी, तो ऑटोमेटिकली जो एक्विजिशन हमारा नहीं हो रहा था, अब वो होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये भाषा अर्जन है, इस भाषा अर्जन की क्षमता में ये क्या करेगा, विस्तार कर देगा, भाषा अर्जन की क्षमता में हमारे वृद्धि करेगा, मतलब कि इट विल इनहांस आवर लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स, व्हाट, लर्निंग। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कर रही है, हमारे भाषा अधिगम को आसान कर रही है, लर्निंग को इजी कर रही है, और जो लैंग्वेज लर्निंग है ये क्या कर रही है, हमारी एक्विजिशन स्किल्स को इनहांस कर रही है। और इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, दोनों आपस में क्या है, देखो अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है, तथा दोनों आपस में क्या है, अंतर संबंधित है, तथा हम कह सकते हैं दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं तथा परस्पर पूरक हैं। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको हम लोग, देखो बोथ आर इंटर रिलेटेड, both are interrelated and complementary to each other। आई बात समझ में आपको? तो ये आज की क्लास रही, आपको कैसी लगी आज की क्लास, उसको आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब हम कुछ देर बाद मिलेंगे, लगभग 3-4 मिनट बाद, 4 बजने वाला है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगली क्लास के लास्ट में हो सकता है करा दूंगा, या तो नेक्स्ट सेशन जब हम हिंदी का करेंगे तब कर लेंगे, बिकॉज एट 4 o'clock चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट का जो है आपका 2016 का पेपर है ना, 2016 का जो पेपर है सितंबर का, उसके अंदर पेपर 2 जो है सोशल स्टडीज वाला या मैथ साइंस वाला, उसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अगली 2-3 मिनट के बाद नए वीडियो में। तो आप लोग बने रहें, अगर इच्छा है आपकी तो सीडीपी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, पेपर 1, पेपर 2, मैथ साइंस या सोशल साइंस, सभी के लिए है ना। जो भी बच्चे सीटेट या यूपी टेट या बाकी के स्टेट के टेट देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं उन सभी के लिए, और इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, केवीएस, डीएसएसबी या कोई भी दूसरा एग्जाम नवोदय विद्यालय वगैरह दे रहे हैं, बीएड वगैरह, उनके लिए, यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए भी वो उपयोगी रहेगा। तो अगले सेशन में हम आते हैं, 3-4 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, और उसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, राइट। और आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम जरूर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसके अंदर फिर हम अपने आप को जज करेंगे कि भाई ये कितना सक्सेसफुल रहा आपका सेशन आज का, कितना नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको अच्छे से कंसेप्चुलाइज कर लोगे तो इट इज माई गारंटी कि वो आपसे मिस नहीं होगा। आप उसको अजमा के देखिए, आप पढ़ के देखिए, और आप उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 2-3 मिनट 4 मिनट के ब्रेक के बाद अगले लाइव सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पेपर 2 सितंबर 2016,
और सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे सभी के लिए, सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली सीटेट और टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।